नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी आई क्यू। माई नेम इज़ प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के बारे में बात करेंगे और इससे रिलेटेड और भी टॉपिक्स हैं वो भी कवर करेंगे। यूपीएससी प्रीलिम्स मेंस दोनों एग्जाम में आपको बहुत ही ज़्यादा काम आएगी इन्फॉर्मेशन। वीडियो के अंत तक आप इन सब प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। पहली बात, जीएमओ होता क्या है, बायोटेक्नोलॉजी से क्या रिलेशन है उसका, बायोटेक्नोलॉजी क्या है ये भी अच्छे से बताऊंगा। ये क्वेश्चन बन के आया था 2005 के यूपीएससी मेंस में कि व्हाट इज़ बायोटेक्नोलॉजी। और उसके बाद कार्टाजीना प्रोटोकॉल क्या होता है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी डिस्कस करेंगे। बीटी ब्रिंजल कंट्रोवर्सी क्या थी, गोल्डन राइस किसको कहते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, अच्छे से डिस्कस करेंगे इसको। और उसके अलावा जीएम क्रॉप्स पे जो भी काम होता है वो इंडिया में रेगुलेट कैसे किया जाता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग किसको कहते हैं। मोदी जी काफ़ी बार ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात कर चुके हैं अपने स्पीचेस में, तो ये भी जानेंगे व्हाट एग्जैक्टली डज ही मीन बाय ऑर्गेनिक फार्मिंग। और उसके अलावा जीईएसी क्या है इसके बारे में भी जानेंगे, और जीईएसी रिसेंटली न्यूज़ में क्यों था, वी विल नो अबाउट दैट एज वेल। सो लेट्स बिगिन। शुरुआत तो इससे ही करते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है। सबसे पहले इस शब्द पे नज़र डालो, बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी मतलब एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो बायोलॉजी पर बेस्ड हो। ओके, ये सिंपल सरल शब्दों में आपको इसका मतलब बता रहा हूँ। ठीक है, इसको एग्जाम में लिखना मत। लिखने के लिए आपको दो अलग, यहाँ पे एक एनसीईआरटी की डेफिनेशन है और दूसरी यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, दोनों की डेफिनेशन मैंने दी हुई है। पहले देखो, एनसीईआरटी में लिखा है कि बायोटेक्नोलॉजी डील्स विद टेक्निक्स ऑफ यूजिंग लाइव ऑर्गेनिजम्स और एंजाइम्स फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस यूजफुल टू ह्यूमंस। तो मतलब कि कोई भी ऑर्गेनिज्म हो जिंदा या कोई एंजाइम्स हो किसी ऑर्गेनिज्म के, उसका इस्तेमाल करके इंसानों के यूज़ में कोई चीज़ आ सके वो बनाना। तो आगे ये ब्रैकेट में इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया उसका, एक तरीके से क्या हो सकता है। ये लिखना मत, ये बस समझाने के लिए उन्होंने कहा है। ठीक है, ये लिख मत देना नीचे वाली चीज़। अगर हम वैसे देखें तो दही बनाना, ब्रेड बनाना, वाइन बनाना, ये भी बायोटेक्नोलॉजी में ही आता है। क्योंकि हम उसमें कर क्या रहे हैं, हम बेसिकली माइक्रोब्स का इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी इच्छानुसार कि कुछ चेंजेस लाने हैं हमको किसी प्रोडक्ट में, ताकि कोई एक नई चीज़ बन पाए जिसको हम यूज़ कर पाएँ। ठीक है, तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, लाइव ऑर्गेनिजम्स या जो एंजाइम्स है ऑर्गेनिजम्स का, उनका यूज़ कर रहे हैं कोई नया प्रोडक्ट बनाने में जो ह्यूमंस के लिए यूज़फुल होगा। ओके, ये तो हो गई एनसीईआरटी की। अब यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जिसके जो हेडक्वार्टर है ये बार्सिलोना स्पेन में है, लिख लेना काम आ जाएगा। तो देखो, इन्होंने एक बहुत ही अच्छी डेफिनेशन तैयार करी है। जो ट्रेडिशनल व्यू है बायोटेक्नोलॉजी का उसको देखते हुए और जो मॉडर्न व्यू है दोनों को देखते हुए, तो उन्होंने लिखा हुआ है द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म सेल्स पार्ट देयर ऑफ एंड मॉलिक्यूलर एनालॉग्स फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो एक बहुत ही वेग स्टेटमेंट है, बहुत ही एक, मतलब वेग तो नहीं कहूँगा, बहुत ही ब्रॉड माइंडेड एक इन्होंने ये डेफिनेशन बताई है। ये जो एनसीईआरटी की है ये काफ़ी हद तक जो मॉडर्न वर्जन है बायोटेक्नोलॉजी का उसको ध्यान में रख के बनाई है। अब जो चीज़ें आती हैं बायोटेक्नोलॉजी के अंडर वो देखते हैं। इन चार मेन एरियाज़ में बायोटेक्नोलॉजी काफ़ी यूज़ होती है। सबसे पहले है हेल्थ केयर, इसमें डायग्नोस्टिक एड्स में काफ़ी यूज़ होती है, पता करना हो किसी को क्या बीमारी हो, नए ड्रग्स बनाने में, जीन थेरेपी में, ये इस पर अपने आप में वीडियो बन सकती है। जीन थेरेपी पे बहुत ही एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जेनेटिकली ये इंजीनियर्ड इंसुलिन जो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए होती है। ठीक है, हमारा जो मेन फोकस रहेगा इस वीडियो में इस पर रहेगा क्रॉप प्रोडक्शन एंड एग्रीकल्चर। देखो यहाँ पर जिस तरीके से बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है उस पर काफ़ी सवाल उठाए जा रहे हैं आजकल, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम ऐसी सीड्स बना सकते हैं, ऐसे बीज बना सकते हैं जिन पर कीड़ों का कोई असर नहीं होगा, सूखे का असर नहीं होगा, सैलिनिटी का असर नहीं होगा, और भी बहुत सारी और जो प्रॉब्लम्स फेस करते हैं सीड्स ग्रो करने में, उस सब से वो प्रोटेक्टेड रहेंगे। अभी इस पे बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये समझ लो बेसिकली जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स वो बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट है। ठीक है, इतना तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और उसके अलावा इंडस्ट्रियल यूज़ भी होता है बायोटेक्नोलॉजी का। बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स बनाने हैं, वेजिटेबल ऑयल्स बनाने हैं, आपको बायोफ्यूल्स बनाना है। और उसके अलावा एनवायरमेंटल एप्लीकेशन भी होती है वेस्ट ट्रीटमेंट के लिए, कि जो लोग जो मल त्यागते हैं उसके बाद क्या किस तरीके से आप वहाँ पे, सीधा तो है नहीं कि कहीं पे नदी में आप फेंक दोगे। वेस्ट ट्रीटमेंट एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है ताकि आगे जाकर वो नुकसान ना पहुँचाए एनवायरनमेंट, तो वहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी काफ़ी यूज़ होती है। अब आते हैं हम जीएमओ पे, क्योंकि अब हमने देख लिया कि जीएमओ क्या है, बायोटेक्नोलॉजी की एक ब्रांच है। अभी तक हम ये समझ गए कि जेनेटिक मॉडिफिकेशन बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट है। अब ये समझते हैं कि जेनेटिक मॉडिफिकेशन आखिर होती क्या है। देखो, किसी भी चीज़ के अंदर अगर लाइफ है तो मतलब उसके अंदर सेल्स होंगे, और सेल्स के अंदर क्या होते हैं, सेल्स के अंदर होते हैं जीन्स, और जीन्स बनते हैं
आउट ऑफ द मॉलिक्यूल्स दैट आर कॉल्ड डीएनए। और जो डीएनए मॉलिक्यूल होता है उसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म के बारे में कि उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, उसके ट्रेड्स क्या होंगे। फॉर एग्जांपल सेब है, सेब का जो बीज होता है उसमें ही जो डीएनए होता है उसमें इन्फॉर्मेशन पहले ही होती है कि सेब कैसा होगा, सेब का रंग थोड़ा लाल सा होगा और टेस्ट उसका मीठा होगा, उसकी जो शेप होगी, जो उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होंगे, ये सारी की सारी चीज़ें ऑलरेडी उसके डीएनए में होती है। ठीक है, तो एक तरीके से उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर जो भी होगा उसका, वो ऑलरेडी उसके डीएनए मॉलिक्यूल में होता है। जेनेटिक मॉडिफिकेशन में हम क्या करते हैं कि जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स या ट्रेड होते हैं किसी भी चीज़ के, वो हम चेंज कर देते हैं उसके डीएनए मॉलिक्यूल में चेंज लाकर। ठीक है, तो बेसिकली हमको जो भी फेवरेबल जीन चाहिए वो इंट्रोड्यूस करके उस पूरी जो एंड प्रोडक्ट है उसमें हम चेंज ला देंगे। फॉर एग्जांपल मान लो एक देश है, वहाँ पे टमाटर उगते हैं, लोग तंग आ गए हैं बड़े बड़े टमाटरों से, लोग कह रहे हैं कि खाए नहीं जाते हैं, कोई भी रीज़न, उनको छोटे टमाटर चाहिए। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग से वो क्या करेंगे कि जो जीन है इसका, टमाटर के बीज का, उसमें कुछ चेंजेस कर देंगे, जो उनको ऑल्ट्रेशन करनी है वो कर देंगे, और उससे टमाटर, अगली जो फसल होगी टमाटर की, उसमें छोटे टमाटर पैदा होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया बेसिकली कि जो इन्फॉर्मेशन है टमाटर के ये डीएनए मॉलिक्यूल में कि टमाटर का साइज़ इतना होगा, उसको हमने हटा दिया और उसके बदले कोई और इन्फॉर्मेशन वहाँ पे डाल दी कि टमाटर छोटा होगा और टमाटर का साइज़ छोटा होना शुरू हो जाएगा। ये बस एक एग्जांपल है। इसमें जेनेटिक मॉडिफिकेशन में हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। हम सब्जियों का रंग बदल सकते हैं, हम सब्जियों की न्यूट्रिशनल वैल्यू बदल सकते हैं, उसके अंदर और ज़्यादा प्रोटीन डाल सकते हैं, और ज़्यादा वाइटामिन डाल सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें डाल सकते हैं जो हमको चाहिए। सो जेनेटिक इंजीनियरिंग से बेसिकली हम क्या करते हैं, ये एक डायरेक्ट मॉडिफिकेशन होता है ऑफ द जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म बाय इंट्रोड्यूसिंग फॉरेन जीन्स। अब मान लो ये रखा टमाटर के एग्जाम्पल में, हमने टमाटर को बड़े छोटा किया है। फॉर एग्जाम्पल ये भी आप कह सकते हो कि कहीं टमाटर की खेती होती है, वहाँ पर बहुत सारे कीड़े आ जाते हैं और टमाटर को खा जाते हैं, और उसकी वजह से जो किसान है वहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जेनेटिक जो इंजीनियरिंग है उससे हम टमाटर के अंदर कुछ ऐसी एक चीज़ डाल देंगे, कोई ऐसा एक फॉरेन जीन्स डाल देंगे किसी कहीं और से, वो कहीं से भी हो सकता है, किसी बैक्टीरिया से भी हो सकता है। ठीक है, किसी बैक्टीरिया का जीन निकाल कर, उसका एक पार्ट निकाल कर टमाटर के अंदर डाल देंगे, जिससे टमाटर के अंदर वो प्रॉपर्टीज़ आ जाएगी कि वो कीड़े से लड़ सके। लड़ेगा तो नहीं, खैर ये होगा कि अगर कीड़ा वो टमाटर खा रहा हो तो कीड़ा मर जाएगा। ठीक है, क्योंकि टमाटर में अचानक से वो उस बैक्टीरिया की क्वालिटी आ गई है जिसको कीड़ा खा के मर जाता रहा, मगर कीड़े को पता नहीं है कि टमाटर के अंदर वो प्रॉपर्टी है, वो टमाटर समझ के उसको खा रहा है, एंड द इंसेक्ट विल डाई। तो बेसिकली हम यहाँ पे फॉरेन जीन्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जीन पूल में उस ऑर्गेनिज्म के, ताकि उसमें चेंजेस आ जाए। अब सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि इससे तो हम कुछ भी कर सकते हैं, हम जो वेजिटेबल्स हैं उनको पौष्टिक बना सकते हैं, उनको कीड़ों से लड़ने के लिए ताकतवर बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। बट इससे रिलेटेड बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी हुई हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप से रिलेटेड दो मेन कंट्रोवर्सीज हैं। पहली है बीटी ब्रिंजल, दूसरी है बीटी कॉटन। पहले बीटी ब्रिंजल डिस्कस करते हैं। ब्रिंजल बाय द वे इसको कहते हैं बैंगन को। प्रॉब्लम क्या थी, इंडिया और बांग्लादेश दोनों जगह ये बैंगन की बहुत खेती होती है, फार्मर्स काफ़ी अपना लाइवलीहुड इसे चलाते हैं, मगर काफ़ी बार फार्मर्स को नुकसान भी होता था जब ऐसे जो कीड़े हैं, इनका नाम है ब्रिंजल फ्रूट, शूट बोरर, फ्रूट बोरर, इस नाम के कीड़े काफ़ी बार उनकी फसल तबाह कर देते थे। जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बनाने की जो कंपनीज हैं, इनमें देखिए दो हैं जो जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स बनाती है। एक तो है मॉन्सांटो, दूसरी है महाराष्ट्र हाइब्रिड सीड्स कंपनी। इन्होंने कोलैबोरेशन किया और इन्होंने कहा कि ठीक है, ये जो प्रॉब्लम है यहाँ पे कि इंसेक्ट्स आ जाते हैं और बैंगनों को ये काफ़ी नुकसान पहुँचाते हैं, और पेस्टिसाइड पे काफ़ी बार काम नहीं करते, या फिर पेस्टिसाइड पे बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है फार्मर्स को, उसकी वजह से नुकसान में आ जाते हैं वो अल्टीमेटली। तो उन्होंने कहा कि इन जो कीड़े हैं इनको हटाने के लिए, इनको मारने के लिए इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं। तो इन्होंने एक रास्ता निकाला कि एक बैक्टीरिया का जीन ट्रांसफ़र करके, उसे निकाल कर, बैक्टीरिया के जीन को निकाल कर जो बैंगन है उसके जीन में इंसर्ट कर दिया। ठीक है, फॉरेन जीन को इसमें इंसर्ट कर दिया, क्योंकि जो बैक्टीरिया था उसमें वो क्वालिटी थी कि ये जो इंसेक्ट्स हैं जो ये बैंगन को खा जाते थे, ब्रिंजल फ्रूट, शूट बोरर, उनको वो मार देता था। तो एक तरीके से बैंगन में उन्होंने जहर डाल दिया जो इंसानों के लिए ख़तरनाक नहीं है मगर कीड़ों के लिए ख़तरनाक है। ऑलराइट,
ये स्ट्रैटेजी थी। अब जैसे ही बीटी ब्रिंजल इंडिया में इंट्रोड्यूस किया, बहुत सारे एनवायरमेंटलिस्ट जो एंटी जीएमओ हैं, जो जीएम क्रॉप्स को मानते हैं कि ख़राब है, क्योंकि वो ख़राब क्यों मानते हैं, वो ये मानते हैं कि अभी तक हमको पता नहीं है कि लॉन्ग टर्म जो इम्पैक्ट होगा जीएम क्रॉप्स का वो क्या होगा। अभी के लिए तो आपको लग रहा है कि शॉर्ट टर्म आपने सोल्यूशन ढूंढ लिया, इन इंसेक्ट्स को कैसे मारना है आपको पता लग गया, बट एक बार आपने ऐसे सीड ज़मीन में डाल दिए, उससे ज़मीन पे क्या इम्पैक्ट आएगा, बाकी और ऑर्गेनिजम्स जो नुकसान नहीं पहुंचाते बल्कि हेल्प करते हैं पूरे प्रोसेस में, ये ग्रो करने में ब्रिंजल्स को, उन पर क्या इम्पैक्ट आएगा उसके बारे में हम पता नहीं है हमको। और सबसे बड़ी बात, जो ऐसा ब्रिंजल खाएगा उस पर क्या इम्पैक्ट आएगा। अभी के लिए तो आप कह रहे हो कि इंसान पे कोई असर नहीं होगा, बट सीधी सी बात है, आप कुदरत से खिलवाड़ कर रहे हो, आप एक ऐसी चीज़ ट्राई कर रहे हो जिसपे अभी कोई कंट्रोल इतना है नहीं हमारे पास। तो बहुत सारे एनवायरमेंटलिस्ट ने बीटी ब्रिंजल के खिलाफ इसी बात को लेकर प्रोटेस्ट किया कि हम इसके लिए रेडी नहीं है, इसके लिए और टेस्ट होने चाहिए और कई सालों तक इस पर टेस्ट होने चाहिए, देखना चाहिए कि ह्यूमंस की कई जनरेशन पे क्या इम्पैक्ट आता है अगर इस टाइप के वो वेजिटेबल्स का सेवन करते हैं। तो इवेंचुअली क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने बीटी ब्रिंजल पर बैन लगा दिया 10 साल का। और हाँ, इंडिया में तो बैन लग गया, मगर बीटी ब्रिंजल ने बांग्लादेश में एंट्री कर ली और बांग्लादेश गवर्नमेंट ने ओके कर दिया कि उनके फार्मर्स बीटी ब्रिंजल यूज़ कर सकते हैं। और टेस्ट रन के लिए उन्होंने कुछ फार्मर्स को बीटी ब्रिंजल के सीड्स प्रोवाइड कराए और उन्हें कहा कि आप ये ट्राई कीजिए। और वहाँ पर जो रिस्पॉन्स है काफ़ी हद तक मिक्स्ड रहा है। बांग्लादेश में जैसे मैंने आपको बताया काफ़ी हद तक मिक्स्ड रिस्पॉन्स है। मिक्स्ड क्यों है, काफ़ी इसमें इंटरेस्टिंग है। देखो, जब भी फॉरेन मीडिया वहाँ पे जाता है बांग्लादेश में, फॉरेन मीडिया मतलब जब भी न्यूयॉर्क टाइम्स या बीबीसी किसी किसान का इंटरव्यू लेने के लिए जाता है जो बीटी ब्रिंजल को यूज़ कर रहा है वहाँ पे बांग्लादेश में, तो वो लिखते हैं कि वो उसको बहुत फ़ायदा हो रहा है, उसके पेस्टिसाइड्स पे जो पहले खर्चे थे अब आधे हो गए हैं, बहुत उसको पैसे की बचत हो रही है और ओवरऑल जो खेती है वो भी काफ़ी अच्छी है। तो वो काफ़ी अच्छी रिपोर्ट देते हैं। बाकी कभी इंडियन रिपोर्टर्स जाते हैं वहाँ पर या बांग्लादेश के और भी वहाँ पे जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं वो पता करने के लिए जाते हैं, तो उनको वही सेम फार्मर अलग कहानी बताता है कि उसके खर्चे बढ़ गए हैं, उसकी अब जो ज़मीन है वो इतनी फर्टाइल नहीं रही। तो काफ़ी कन्फ्लिक्टिंग रिव्यूज़ हैं अभी के लिए। बट जो इंडिया में एनवायरमेंटलिस्ट हैं जो बीटी ब्रिंजल के बहुत ज़्यादा खिलाफ थे, क्योंकि वो ये नहीं चाहते थे कि अभी इंडिया में इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट किया जाए, क्योंकि एक बार आपने वो सीड जो है वो बो दिया तो बाकी जो ऑर्गेनिक वहाँ पे और जगह फार्मिंग हो रही है वहाँ पे भी वो असर डालेगा। तो बेसिकली दे वर जस्ट अगेंस्ट इट। तो उन्होंने ये भी कहा कि भारत सरकार को कोशिश करनी होगी कि कार्टाजीना प्रोटोकॉल के अंडर बांग्लादेश में जो बीटी ब्रिंजल की खेती हो रही है, तो बांग्लादेश गवर्नमेंट को ये इंश्योर करना होगा कि जो बीटी ब्रिंजल के वहाँ पर जो उन्होंने फसल उगाई है वहाँ से कुछ यहाँ पर इंडिया की बॉर्डर पे कुछ ट्रांसफ़र ना हो जाए, क्योंकि इंडिया बांग्लादेश की बॉर्डर तो टच करती है ना। तो ये भी हो सकता है कि अगर मान लो इंडिया की बॉर्डर के करीब वहाँ पर खेती कर रहे हो वो बीटी ब्रिंजल की, तो इंडिया के यहाँ भी थोड़े बहुत उसके इम्पैक्ट देखा जा सकता है हमारी खेती में भी। तो यहाँ तक आप देख सकते हैं इतनी ज़्यादा लोगों में इस पे अविश्वास है अभी के लिए बीटी ब्रिंजल पर। बट इट रिमेन्स टू बी सीन, अभी भी बांग्लादेश में पिक्चर क्लियर नहीं है कि वहाँ पर बीटी ब्रिंजल का उनको फ़ायदा हुआ है या नुकसान हुआ है। अब बात करते हैं कार्टाजीना प्रोटोकॉल ऑन बायोडाइवर्सिटी के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो, ये रिज़ल्ट था 1992 में रियो में अर्थ समिट हुआ था, ठीक है। उसमें बहुत सारी चीज़ें बाहर निकली थी, उनमें से एक था कार्टाजीना प्रोटोकॉल। ये अपने आप में पहली इंटरनेशनल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क था जिसमें सेफ़ हैंडलिंग की बात की गई, सेफ़ ट्रांसफ़र की बात की गई थी ऑफ LMOs। LMOs होते हैं लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। तो इनकी जो भी ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी होगा एक देश से दूसरे देश में और एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में, बेसिकली एक एनवायरनमेंट से दूसरे एनवायरनमेंट में, वो ध्यान से हो। ध्यान से क्यों हो? क्योंकि सीधी सी बात है, हम ऐसी चीज़ से खेल रहे हैं जिसके बारे में हमको पूरी नॉलेज है नहीं। आपने, ठीक है, कोई ऑर्गेनिज्म है उसको मॉडिफाई कर दिया, फिर आप किसी और जगह उसको लेके जा रहे हैं वहाँ पे एग्रीकल्चर के लिए या किसी भी और पर्पज़ के लिए। आपको नहीं पता कि उसका इम्पैक्ट क्या होगा, वहाँ पर एनवायरनमेंट कैसे उसको एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो इसी के बारे में ये पूरा प्रोटोकॉल है। और इसके बारे में आपसे ये पूछ सकते हैं, मेन आपसे अगर क्वेश्चन आएगा कि क्या US सिग्नेटरी है, तो आपका आंसर होगा बिग नो, ठीक है। काफ़ी एक फेमस एक फैक्ट भी है कि US इसका सिग्नेटरी नहीं है। उन्होंने बड़ा अजीब सा इसका रीज़न दिया है कि कार्टाजीना प्रोटोकॉल के अंडर उनको ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी करनी पड़ेगी, जिसके बारे में अभी वो
जिसके बारे में वो कंफर्टेबल नहीं है, उनको लगता है उनके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो है वो काफ़ी तक वायलेट हो सकते हैं, जो काफ़ी अजीब बात है क्योंकि यूरोप में भी बहुत सारी और डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उन्होंने ऐसा कंसर्न नहीं दिखाया। कई लोग इसमें ये भी मानते हैं कि जो मेजर जायंट्स हैं ये जीएमओ टेक्नोलॉजी पे जो बिज़नेस करते हैं, जैसे मॉन्सेंटो और ऐसी सीड मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, उन्होंने काफ़ी हद तक यूएस गवर्नमेंट को प्रेशराइज़ किया है इस प्रोटोकॉल को साइन ना करने में, ठीक है। तो खैर वो इतना आपके काम की बात नहीं है। मेन याद रख लेना कि अर्थ समिट का रिजल्ट था और इसमें एलएमओस पे बात की गई थी। एलएमओस जीएमओस के अंडर आता है, ठीक है, उससे कोई हटके बात नहीं। ये मत समझ लेना कि यहाँ पे पहले जीएमओ था, एलएमओ क्यों आ गया। इट इज़ वेरी मच अ पार्ट ऑफ जीएमओ, ठीक है। तो बेसिकली मेन यही है। तो इसी प्रोटोकॉल के अंडर जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं इंडिया के, वो चाहते हैं कि इंडिया एक्शन ले बांग्लादेश के खिलाफ के अगर वो अपने कंट्री में बीटी ब्रिंजल ग्रो करना चाहते हैं तो दे हैव टू मेक श्योर कि इंडिया के यहाँ पे क्रॉप्स में कोई अफेक्ट नहीं आना चाहिए इसका। वो चीज़ सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश में रहनी चाहिए क्योंकि उनकी सरकार का डिसीजन है। दे हैव टू बियर द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इट। अब बात करते हैं गोल्डन राइस के बारे में। ये भी काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। देखो, ये एक बहुत ही फेमस जेनेटिकली मॉडिफाइड एक्सपेरिमेंट था और अभी भी ये काफ़ी हद तक वजूद में है। बेसिकली गोल्डन राइस एक टाइप ऑफ राइस है जो जेनेटिकली मॉडिफाइड है। जेनेटिकली मॉडिफाइड कैसे है? बेसिकली नॉर्मल चावल को उन्होंने लिया, उसके जीन्स में उन्होंने जो कॉर्न का जीन होता है जो काफ़ी हद तक बीटा कैरोटीन इंक्रीज़ करता है वो ऐड कर दिया। साथ में एक कॉमन सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो, उसके कुछ जीन्स ऐड कर दिए और उम्मीद करी कि इससे विटामिन ए जो है उस राइस में, जो इवेंचुअली जो नया गोल्डन राइस पैदा हुआ इससे, वो उसमें विटामिन ए बहुत ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि दुनिया में विटामिन ए की बहुत ज़्यादा कमी है। इसकी वजह से कई बच्चों को काफ़ी इससे बीमारियाँ हो जाती हैं, प्रेग्नेंट औरतों को बीमारी हो जाती है, हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। सो गोल्डन राइस को इसका सलूशन बताया गया, बट ये दुनिया भर में इसको बांटा गया। बाद में पता लगा कि इसमें विटामिन ए उतना है नहीं जितना ये बताया जा रहा था इनिशियली कि ये है, बट स्टिल अभी भी इस पर काम चल रहा है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई भी जीएमओ प्रोडक्ट होगा उस पर एनवायरमेंटलिस्ट सवाल उठाएंगे ही कि अगर हम इस राइस की खेती करना स्टार्ट कर दें जो अगेन जीएमओ है, यहाँ पे कॉर्न और एक सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जीन्स के मिक्स से बना है, तो हमको पता नहीं है कि वहाँ पे एनवायरनमेंट किस तरीके से रिएक्ट करेगा। और काफ़ी बार लोगों ने ये भी कहा है कि जहाँ पर गोल्डन राइस की एक बार खेती हुई है तो वहाँ पे नॉर्मल राइस वो उगा नहीं पाए, तो ये भी काफ़ी डरावनी बात है। तो ऑल दीज फैक्टर्स, ये इससे ये पता लगता है कि गोल्डन राइस एक सक्सेसफुल स्टोरी नहीं थी। आज भी इस पे काम चल रहा है। अभी रिसेंटली 2005 में गोल्डन राइस 2 भी आया था और बिल गेट्स और उनकी बीवी जो मिलके गेट्स फाउंडेशन चलाते हैं, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट भी किया है इस गोल्डन राइस का। और उन्होंने ये भी कहा है कि इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट को ऐसी और चीज़ें बनानी चाहिए, ऐसे और जीएम प्रोडक्ट्स बनाने चाहिए जिससे जो डेफिशिएंसी है बच्चों में और प्रेग्नेंट औरतों में, खासकर डेवलपिंग कंट्री जैसे इंडिया या इंडोनेशिया या पाकिस्तान ऐसी जो देश हैं, वहाँ पे वो कमी मिट सके। और उसके अलावा 2016 में, जून 2016 में 107 नोबल लॉरिएट्स ने एक लेटर साइन किया जिसमें एनवायरमेंटलिस्ट को अर्ज किया गया कि गोल्डन राइस के खिलाफ प्रोटेस्ट मत करिए, गोल्डन राइस अच्छी चीज़ है और लोगों को फ़ायदा करेगी। बट अगेन इसके मिक्स्ड रिव्यूज़ हैं। हमें पता नहीं है कि गोल्डन राइस इवेंचुअली इसने कुछ फ़ायदा किया भी है या नहीं, या फिर हम बस एक बहुत ही बड़ा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और उसके बदले हमको कुछ मिल भी नहीं रहा। ये आप यहाँ पे फ़ोटो में देख सकते हैं, ये गोल्डन राइस यहाँ पे दिखता है, ठीक है। ऐसा ये येलो सा कलर है इसलिए इसको गोल्डन राइस कहते हैं। और अगेन जैसे मैंने आपको बताया काफ़ी एक कंट्रोवर्शियल इशू है वर्ल्ड ओवर। इसके बारे में ये चीज़ याद रखना कि विटामिन ए इम्प्रूव करने के लिए ये बनाया गया था। और ज़्यादा इससे यही पूछेंगे नहीं, यही पूछेंगे आपसे कि ये क्या एक जीएम क्रॉप है, आपका आंसर होगा येस। और उसके अलावा ये पूछेंगे कि कौन से विटामिन को इंक्रीज़ करने के लिए ये डेवलप किया गया था। GEAC ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसके बारे में जान लो। पहले तो आपसे यही पूछ सकते हैं पहली बात कि 2010 में इसका नाम चेंज हुआ था, ठीक है। पहले अभी तो खैर इसको कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, इसको 2010 से कहते थे जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, बाद में इसका नाम चेंज कर दिया गया। काम क्या करता है बेसिकली, कोई भी आपको जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड इंडिया में टेस्ट करना है, आपको कमर्शियली उसको कहीं बेचना है, इस सब पर इसकी अथॉरिटी है, ठीक है। और उसके अलावा ये एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट पर भी ये काम करता है, जो भी एक्शन लेने होते हैं उसके अंडर GEAC लेता है, ठीक है। तो मेन जो फंक्शन इसका यही है, परमिट द यूज़ ऑफ GMOs एंड प्रोडक्ट्स देयरऑफ फॉर कमर्शियल एप्लीकेशंस, ठीक है। रिसेंटली ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि इसने GM मस्टर्ड, GM सरसों को उसने अप्रूवल दे दी,
जो वेल इस बार किसी मॉन्सेंटो या बाहर की कंपनी ने उसको प्रोड्यूस नहीं किया, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ही प्रोड्यूस किया। यहाँ पे आप इस हाँ एक इससे काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी आपसे पूछा जा सकता है कि द जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इसी के बारे में आपको मैं बता रहा था कि यहाँ पे जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी जो भी एक्शन लेता है किसी के खिलाफ तो वो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर लेता है, ठीक है। और इसको कॉन्स्टिट्यूट भी इसी एक्ट के अंडर किया गया था। ये बाय द वे 2015 यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में। देखो, ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में जानने में इतना कुछ है नहीं, सिंस हम जीएम क्रॉप्स के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए इसके बारे में बात कर रहा हूँ। ऑर्गेनिक फार्मिंग में सीधी सी बात है, आप ऑर्गेनिक तरीका अपनाओगे, आप ज़्यादा इकोसिस्टम के साथ खिलवाड़ नहीं करोगे, जो इकोसिस्टम ऑलरेडी जो चल रहा है उसी के अंडर आप काम करोगे, एक्सटर्नल एग्रीकल्चर इनपुट्स को आप नहीं लाओगे, और बेसिकली कोई आप सिंथेटिक इनपुट्स नहीं लाओगे, सिंथेटिक फर्टिलाइज़र नहीं लाओगे, पेस्टिसाइड्स यूज़ नहीं करोगे। बेसिकली जैसे कुदरत चाहती है कि एक क्रॉप उगे, चाहे वो स्लो हो, चाहे उसमें यील्ड कम हो, वैसे ही आप ग्रो करोगे, ठीक है। तो ये है ऑर्गेनिक फार्मिंग बेसिकली। ये यूनाइटेड नेशंस का फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पे इनकी डेफिनेशन है ये, ठीक है। और इनके जो हेडक्वार्टर हैं वो कहाँ पे हैं, ये है रोम में। जीएम मस्टर्ड, देखिए जीएम मस्टर्ड कहते हैं सरसों को। तो देखिए 11 मई को जैसे हमने बात की थी जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, जिसके बारे में हमने अभी एमसीक्यू भी किया था, जो EPA 1986 के अंडर काम करता है, उसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। तो इसने अप्रूवल दे दी जीएम मस्टर्ड को। और इस बार देखो, ये मेन आपको ये बता रहा हूँ, जीएम मस्टर्ड को डेवलप किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी ने, दिल्ली यूनिवर्सिटी बेस्ड सेंटर फॉर जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स, ठीक है, इसने ये बनाया है। अभी के लिए सिर्फ जीएम कॉटन ही इंडिया में अलाउ किया गया है, और जीएम कॉटन के भी जो अभी तक एक्सपीरियंस हुआ है इंडिया में अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि एक बार आप जीएम कॉटन कहीं पर आप प्लांट कर दो तो वहाँ पर आप नॉर्मल कॉटन प्लांट नहीं कर सकते, क्योंकि सीधी सी बात है, अगर आपने एक पैच पे यहाँ पे जीएम कॉटन प्लांट किया है तो इवेंचुअली वो फैलेगा, और जो ऑर्गेनिक वहाँ पे आपने पैचेस वहाँ पे आप फार्म कर रहे हो वहाँ पर ही पहुँच सकता है। तो बहुत डिस्टेंस रखना पड़ता है दोनों के बीच में, और उसकी वजह से भी काफ़ी ज़मीन वेस्ट होती है। और उसके अलावा प्रोडक्शन जो है कॉटन की वो उससे इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ हुई नहीं है, ठीक है। और बेसिकली ये एक्सपेरिमेंट जो जितना लोग सोच रहे थे जितना बेनिफिशियल होगा वो इतना है नहीं, और उसके बदले में हम बहुत बड़ा रिस्क उठा रहे हैं, अपने एनवायरनमेंट को रिस्क में रख रहे हैं। तो एक तरीके से यही कह लो कि इसमें ज़रा कुछ बेनिफिट है नहीं, वी आर जस्ट बिकमिंग गिनी पिग्स होते हैं जिन पे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, तो वही है। अभी के लिए जीएम मस्टर्ड भी इसको अप्रूवल दे दी गई है, और ऑलरेडी इस पे प्रोटेस्ट शुरू हो चुके हैं। आरएसएस के ही बहुत सारे जो एफिलिएट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने इस पे प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया है। प्रधानमंत्री जी पे प्रेशर बनाया जा रहा है कि ये जो डिसीजन है जीएम मस्टर्ड को अप्रूवल देने का, इसको वो कैंसिल करें, ठीक है। तो इट रिमेन्स टू बी सीन अभी मिनिस्ट्री क्या करती है इसके बारे में। मेन आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से याद रख लेना, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्राइजल कमेटी, इसको डेवलप किसने किया था, और जीएम मस्टर्ड, ठीक है। ऑलराइट, बाकी इसके अलावा आपसे कुछ ज़्यादा नहीं पूछेंगे। एंड दिस इज़ ऑल्सो द एंड ऑफ द वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को। और ये देखिए, इस वीडियो में अगर आपको कोई चीज़ अगर आपको नहीं पता लगी हो और आपके कोई नए आइडियाज़ बने हो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के बारे में, तो इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं जानना चाहूँगा कि आप क्या सोचते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के बारे में, ठीक है। एंड इस वीडियो का मैं इंग्लिश पार्ट भी लेके आऊँगा, इंग्लिश वर्जन भी लेके आऊँगा आप सब लोगों के लिए जल्द ही। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू सून विद अनदर वीडियो।